Hello and welcome to Growing Series. How you all are doing? Great. चलो. So finally, test paper seasons on economic business commercial law का टेस्ट पेपर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कुछ मॉडल आंसर्स, कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करनी है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रहते थे. क्या करें, कैसे लिखे, ये लिखना है, वो लिखना है. ठीक है, चलो. तो एक एक करके जैसे जैसे टेस्ट सीरीज होते जाएंगे मैं आपको आंसर्स डिस्कस करते जाऊंगा और क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें देखते जाएंगे. ठीक है, क्लियर. सो लेट्स सी, एनालाइज क्या क्या था, कैसे हुआ, और फिर रिव्यू भी बताऊंगा कुछ स्टूडेंट्स ने कैसे किए, क्या क्या चीज़ें की कमी थी, बस एग्जाम में उतना ध्यान रख लेना. ठीक है. अच्छा, इकोनॉमिक बिजनेस का हमने 1 to 6 चैप्टर्स मॉड्यूल के हिसाब से टेस्ट पेपर लिया था. उसके हिसाब से एक क्वेश्चन नंबर 1 था, वो व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रीपो रेट एंड अ रिवर्स रीपो. मतलब ये क्वेश्चन मेरे को हिट होते ही समझ में आ जाता है कि मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि रिजर्व बैंक से कुछ चीज़ें लोन बैंक ने ली है और कुछ चीज़ें दी है. सो इट्स सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट जहाँ पे बैंक को कुछ चीज़ें मिल रही है और बैंक को कुछ चीज़ें देनी है. तो इट्स अ रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो. और यहाँ पे डिस्टिंग्विश पूछा है तो डेफिनेटली एक डिस्टिंग्विश पूछाएंगे. प्रेफरेबली हो सके तो एग्जाम में टी शेप जैसे पॉइंट वाइज करके लिखते हैं ना. देखो अभी आंसर, हाँ ऐसे आप अगर आप पॉइंट्स वाइज लिख सको बहुत अच्छा लगेगा. प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, डिस्टिंग्विश भी लगता है. अगर आप नहीं लिख पाते कोई वरी नहीं है, आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, उसमें ऐसा कोई नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सारे पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर किए हैं सो दैट द एग्जामिनर इज कन्विंस्ड यू हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, चलो इस आंसर को देखते हैं. तो हम आंसर लिख रहे हैं. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, following are the main distinctions between a repo rate and a reverse repo rate. फिर एक टेबल बनाते हैं, पॉइंट्स, repo rate, reverse repo rate. पहले हम मीनिंग डिस्कस करते हैं. तो repo rate is the rate at which central bank, that is RBI, lends money, okay, to the commercial banks. तो repo rate का मतलब समझा दिया. repo rate is a rate at which the RBI lends money to the commercial bank in the event of any kind of shortfall of funds. तो अगर बैंकों को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग रिजर्व बैंक से लोन ले सकते हैं. फिर हम रिवर्स रेपो रेट में समझाएंगे कि अब इस केस में क्या हो रहा है जहाँ पे सेंट्रल बैंक बोरो कर रहा है. तो रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री. ओके, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा है. फिर एक नेक्स्ट पॉइंट हम समझा सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है. अगर रिपो थोड़ा ऊपर होता है, नीचे होता है, उसका कुछ तो इफेक्ट आता होगा ना. डेफिनेटली द हायर द रिपो रेट इट ड्रेन्स एक्सेस लिक्विडिटी. यस, अगर रिपो रेट ज़्यादा होगा, द हायर रिपो रेट इट ड्रेन्स द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. ओके, एज द बैंक हैव टू पे द हाई इंटरेस्ट रेट एंड ऑब्टेन द लोन. सो अगर रिपो रेट ज़्यादा होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है क्योंकि बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है. On the reverse side, the higher the reverse repo rate, it injects liquidity. Higher the reverse repo rate, it injects liquidity. Okay? So अगर reverse repo rate ज़्यादा होगा तो इस केस में मार्केट में liquidity बढ़ जाती है. Okay? Clear? अच्छा, repo rate और reverse repo rate के अंदर थर्ड पॉइंट हम रेट में डिस्कस कर सकते हैं. जनरली आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि repo rate is always higher than reverse repo. Yes, ये बैंक RBI जनरली इंश्योर करती है. The repo rate is always higher than the reverse repo rate, whereas repo rate is always lower than the repo rate. Okay? अगर आप लोगों ने ये पॉइंट नहीं भी लिखा, अपनी मर्जी से कोई और भी पॉइंट लिखा चलेगा, आप और भी पॉइंट डिस्कस कर सकते हो. याद रखना हमारे आंसर के कंटेंट्स अलग हो सकते हैं पर कंटेक्स्ट अलग नहीं हो सकता. तो आप लोगों ने कुछ और भी आंसर्स लिखे चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट में क्या क्या डिस्टिंग्विश हो सकते हैं. तो 3 पॉइंट्स, छोटा सा आंसर, सफिशिएंट इनफ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हम बोलना क्या चाहते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 1B था. क्वेश्चन 1B के हिसाब से इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू बोनस शेयर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन में दे वांट टू इशू बोनस शेयर्स, इसमें अपने को इतना पॉइंट समझ में आया. टू एग्जिस्टिंग नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स. चलो ये भी क्वेश्चन से समझ में आया कि दे वांट टू इशू बोनस शेयर्स. जो नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स है उनको और अदर शेयर होल्डर है. एंड हमसे एडवाइस पूछिए कि फेमा के हिसाब से एडवाइस क्या करें. ठीक है, अब ये पार्ट समझने के बाद दैट इज, देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और रेड विद रूल्स काफ़ी बड़ा प्रोविजंस है.
काफ़ी सारे चैप्टर्स में डिवाइड होता है, काफ़ी सारे कंटेक्स्ट वहाँ पे समझ में आते हैं, काफ़ी सारी नॉलेजेस आती है। अब यहाँ पे एक इंडियन कंपनी है, वो बोनस इशू करना चाहती है। अच्छा, कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है किसी शेयर होल्डर को, तो एक तरह से हम लोग देखें तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के प्रोविजंस में आ सकता है, एफडीआई के प्रोविजंस के हिसाब से। क्लियर? तो एफडीआई के प्रोविजंस के हिसाब से अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर वाले को शेयर्स इशू करना चाहती है, जहाँ तक मुझे याद आता है कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आंसर को मैं उसी तरह स्ट्रक्चर करूंगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स है। इसलिए बार बार आपको कई लोग समझाते हैं कि आपको आंसर उतना ही लिखना है जितना उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोनस के साथ साथ कई लोगों ने राइट्स वगैरह भी डिस्कस कर दिया था, राइट्स इशू होगा तो राइट्स इशू। मैं समझता हूँ क्योंकि आपके मॉड्यूल में और कई जगह पे बोनस और राइट साथ में दिया हुआ है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स है ना दोनों साथ में लिख के आ जाते हैं। ठीक है, जब आपको बोनस पूछा है प्लीज़ राइट बोनस। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे। सो इसका आंसर मैंने मॉडल आंसर अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया है, दैट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट प्रोविजंस अलाउ इंडियन कंपनीज टू फ्रीली इशू बोनस शेयर्स। तो फेमा के प्रोविजंस में इंडियन कंपनीज चाहे तो फ्रीली अपने किसी भी पर्सन को बोनस शेयर्स दे सकती है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को भी। ओके, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? दे हैव टू अदर टू द सेक्टोरल कैप्स, सेक्टोरल कैप्स के बाहर नहीं जाना चाहिए इफ एनी, एंड हाउएवर such issue of bonus shares has to be in accordance with the law and statutes। तो कंपनी लॉ, सेबी जो भी एप्लीकेबल होगा प्लीज उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो इट हैज टू बी एज पर कंपनी लॉ एंड स्टैट्यूट, समथिंग लाइक कंपनीज एक्ट एंड एज वेल एज सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ओके, एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। बस इतना सा ही आंसर था, एग्जैक्टली इतना ही आंसर था। बिकॉज देखो आरबीआई में कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, आपको सिर्फ इतना बोला है इशू करना चाहते हो कर सकते हो, बस कंपनी लॉ और सेबी का पार्ट है, दैट्स इट। तो मुझे यहाँ पे बैठ के कंपनी लॉ सेबी पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इतना ही समझाना है कि आप आंसर्स ये इतना लिखो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके फाइन, अब आई बिलीव ये यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ हाउ डू यू राइट द आंसर्स। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, राइट इशू भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हो, बाद में मैं देख रहा हूँ पेपर पीछे से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। यस, सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीफेरियस चैप्टर्स है, मल्टीफेरियस एक्ट्स है। तो एक हो सकता है क्वेश्चन का पार्ट आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, पर दूसरे में उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, नहीं तो 180 मिनट्स अचीविंग अ टारगेट इज रियली टफ टाइम। ओके फाइन, दैट्स वाई इस सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ के लिए जनरल सजेशन हमेशा यही रहेगा, स्टिक टू द पॉइंट। इसलिए आपको कितने भी आप दूसरे क्लासेस वाले या किसी भी प्रोफेसर को देखना, वो जनरली ये सजेशन देगा, प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। क्लियर? फाइन, अभी यहाँ पर दूसरा बात देखते हैं। XYZ लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वांट्स टू इशू शेयर्स अंडर द ESOS। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का कंटेक्स्ट हमको इधर मिला कि इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है अंडर द ESOS। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस टू द एम्प्लॉयज ऑफ द जॉइंट वेंचर्स, एक्सप्लेन द FDI रिक्वायरमेंट्स। तो FDI की रिक्वायरमेंट्स पूछी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। याद रखना, मुझे या एज अ स्टूडेंट फेमा की रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करनी है, मुझे कंपनी लॉ और सेबी की रिक्वायरमेंट डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ और सेबी का भी आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, मतलब थोड़ी और जानकारी शेयर करने की कोशिश की थी, और उसी में से कुछ स्टूडेंट्स का पेपर छूटा है। पेपर इतना बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी पेपर छूटा है क्योंकि वो लोग टाइम फ्रेम के अंदर नहीं लिख पा रहे थे। ठीक है, चलो, अपने को क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इशू किया जा रहा है, किसको इशू किया जा रहा है? टू द एम्प्लॉयज ऑफ द जॉइंट वेंचर अब्रॉड, और अपने को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखते हुए हम आंसर कैसे लिखेंगे। अब देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कौन से लॉ से लिया है या कौन से चैप्टर से, इट इज टेकन फ्रॉम द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी 2020। So as per consolidated FDI policy of 2020, Indian company may issue employee stock options, okay, और इवन स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इंडियन कंपनी अगर चाहे तो ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, या स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। ये अपने कंसोलिडेटेड पॉलिसी में आ चुका है। ओके, आप ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिखो, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एज पर द फेमा नॉन डेट रेगुलेशंस 2019, उसके हिसाब से भी लिखो तो भी आपका आंसर सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बोला हमारे कंटेंट्स अलग हो सकते हैं लेकिन लॉ के पॉइंट्स हम वही डिस्कस कर रहे हैं। सो दे कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOS to the employees or to the directors.
or employees or directors of the holding company or to that of the joint venture or wholly owned subsidiaries or to the resident outside India। तो चलो हम लॉ का पॉइंट पूरा बता रहे हैं कि एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से आप चाहो तो ईसॉस या फिर स्वेट इक्विटी अपने एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स को इशू कर सकते हो, या फिर एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स ऑफ योर होल्डिंग कंपनी, सॉरी हाँ ये रहा, एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स ऑफ योर होल्डिंग कंपनी, या फिर एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स ऑफ योर जॉइंट वेंचर कंपनी, या फिर एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी और सब्सिडरीज हु आर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन इशू करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने का, तो अब हम आंसर पॉइंट वाइज लिखेंगे। ओके, सो लेट्स सी पॉइंट नंबर ए, द स्कीम हैज़ टू बी ड्रॉन इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशंस एज पर सेबी। तो पहले हम लोग ये बताएंगे कि क्योंकि ये सेबी का पार्ट बन सकता है तो स्कीम हैज़ टू बी ड्रॉन एज पर द सेबी एक्ट, नहीं तो अगर ये कंपनी लॉ का पार्ट है तो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स के हिसाब से। ओके, तो एग्जामिनेशन में ये हिट होना चाहिए कि ये शेयर्स इशू करने की बात हो रहा है तो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स या सेबी का पार्ट। अगर आप कंपनीज एक्ट भी लिख के आते हो तो भी रेलिवेंट होगा। एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द कंपनीज एक्ट। अब एम्प्लॉयज, दूसरे पॉइंट में हम ये बताएंगे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस या ये जो भी कुछ इशू कर रहे हैं दे हैव टू बी इन कंप्लायंस विद द सेक्टोरल कैप्स, क्योंकि फेमा में सेक्टोरल कैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देन वी आर सेइंग दैट पॉइंट नंबर बी, द ESOPs, that is employee stock options or sweat equity, are issued to the non-resident holders under the applicable rules or regulations are in compliance with the sectoral caps, okay, applicable to the said company। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर सी में हम बता सकते हैं कि इशू ऑफ स्वेट इक्विटी एंड ESOPs बाय द कंपनी टू द फॉरेन शुड बी अंडर द अप्रूवल रूट और गवर्नमेंट रूट, जो भी होगा। अगर ऑटोमेटिक रूट में होगा तो ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के हिसाब से दैट इज नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर अप्रूवल रूट में होगा तो गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज कमिंग, दैट इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और स्वेट इक्विटी बाय अ कंपनी where the foreign investment is under the approval route shall require the prior approval of the government of India। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर डी में हम ये बता सकते हैं कि कौन से लोगों को रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम ये बता सकते हैं दैट इज इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एंड स्वेट इक्विटी अंडर द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द employee and director who is a citizen of Bangladesh and Pakistan। Okay, they have to take the prior approval of the government of India। तो उन लोगों को रिस्ट्रिक्टेड है तो उन लोगों को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड द इशूइंग कंपनी शैल फर्निश टू द रीजनल ऑफिसेस कंसर्न्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन रजिस्टर्ड, सॉरी मतलब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, आरबीआई को रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, ई पॉइंट में ये बताना है। सो दैट इज हमको रिजर्व बैंक को, दैट इज आंसर में लिख सकते हैं द इशूइंग कंपनी shall furnish to the regional office concerned of the Reserve Bank of India under whose jurisdiction the registered office of the company operates within 30 days from the date of the issue of employee stock options or sweat equity as a return, okay, that is called form ESOP। clear? तो आप ये पूरा आंसर देख सकते हो, इट्स वेरी सिंपली फ्रेम्ड, इसमें कोई हाई कॉम्प्लेक्स चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपली बताना है एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से आप पहले तो इशू कर सकते हो, फिर जो जो टर्म्स है वो हम पॉइंट वाइज प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का कंटेक्स्ट, ये क्वेश्चन का नेचर, ये क्वेश्चन का मैनर उस तरीके का था। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम लोग पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, चलेगा वो भी चलेगा। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने मार्क किया है, अगर आपके पास टाइम बचे तो स्केल लेके प्लीज़ मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? बट रिमेंबर प्लीज़ डोंट मेक द पेपर कलरफुल टू मच। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप स्केल लेके उसके अंदर मार्क कर सकते हो। आंसर प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग सेबी के हिसाब से कंपनी लॉ का कंप्लायंस करेंगे, प्लस सेक्टोरल कैप्स का ध्यान रखेंगे, प्लस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट रहेंगे, जहाँ पे अप्रूवल रूट है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान सिटीजन्स को नहीं देना है बिना अप्रूवल के, और रिजर्व बैंक के साथ एक रिटर्न फाइल करना है ESOPs। ओके, आई बिलीव एक आंसर लिखने का तरीका समझ में आया। ठीक है, जो स्टूडेंट्स का पेपर चेक किया था उन्होंने ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया था, तो आई वॉज क्वाइट कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, अच्छा लगा। ठीक है, अब आता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्वेश्चन क्या है, स्टेट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, ये था रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। इसलिए मैं हिट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स में मैंने देखा, नॉट एवरीवन बट कुछ स्टूडेंट्स के आंसर में मैंने देखा
उन्होंने ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट लिख के आया था, जबकि क्वेश्चन रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट था, यानी ग्रांट ऑलरेडी हो चुका है, सर्टिफिकेट का रिन्यूअल हो रहा है। तो आप कंफ्यूज मत क्या करो अपने आप को प्लीज। क्वेश्चन मैं समझता हूँ क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, हम लोग बहुत फास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका ही आंसर करना है। ओके, सो एज पर सेक्शन 16 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हमको रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट की बात करनी है, हमको रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट की बात करनी है। तो हम बता रहे हैं पहले तो ये सेक्शन 16 में कवर होता है, तो हमने ये बता दिया कि देखो सेक्शन, देखो एग्जाम में अगर सेक्शन से आपको याद है, आई वुड से इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, पर अगर याद नहीं है तो ओके, एज पर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। और जहां तक हो सके एग्जाम में प्लीज शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करना। कई स्टूडेंट्स लिखते आते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ FCRA, मैंने कुछ आंसर्स ऐसे भी देखे थे। FCRA इज नॉट द चैप्टर इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ओके, क्लियर? तो प्लीज उस चीज को ध्यान रखना लिखते समय। अब यहाँ पे आपने से रिन्यूअल के बारे में पूछा है, ठीक है, हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि सर्टिफिकेट रिन्यू हो रहा है। तो एवरी पर्सन, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी ग्रांटेड हो चुका है, शैल हैव सच सर्टिफिकेट रिन्यूड विद इन 6 months। सो अगर वो रिन्यू करना चाहे तो यू कैन गेट इट रिन्यू विद इन 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट खत्म होने के पहले वो रिन्यू कर सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट मेक सच इंक्वायरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो दे कैन मेक सर्टन inquiries before reviewing the certificate as it deems fit to satisfy itself that such person has fulfilled all the conditions specified in section 12 subsection 4, that is the requirements for grant of certificate। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो रिक्वायरमेंट ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट के लिए दी जाती है वो रिक्वायरमेंट रिन्यूअल के टाइम पे भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं कि ओनली ग्रांट के टाइम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रिन्यूअल के टाइम पे भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एप्लीकेशन किसको करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। ओके, अगर फॉर्म नंबर याद है तो लिख के आना, फॉर्म FC5। अगर आपको याद नहीं है तो मत लिखना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। प्रिस्क्राइब फॉर्म भी लिख सकते हो, अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब फीस। ओके, एंड देन फोर्थ पॉइंट पे लिख सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall renew the certificate within 90 days. So they will renew the certificate within 90 days from the date of the receipt of the application for renewal and grant of certificate of renewal for a period of 5 years. For a period of 5 years. Okay, clear? And fifth point लिख सकते हैं, in case the central government does not renew the certificate, central government is not renewing the certificate, तो क्या होगा? Within 90 days. Does not renew the certificate in 90 days, it shall communicate the reasons to the applicant. तो applicant को reasons बताना जरूरी है, तो it will communicate the reasons why. And the central government may refuse to renew. 6 point लिख सकते हैं, central government may refuse to renew the certificate. Okay, यहाँ पे हो रहा है refuse to renew the certificate. Okay, in case where a person has violated any of the provisions of these act or rules made thereunder. Okay, short, sweet, good answer. क्लियर? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब आपको धीरे धीरे समझ में आना लगेगा, टू द पॉइंट। और मैंने आपको बताया ये गलती क्या हो जाती है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट करके लिख दिया था, जबकि ये रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट के ऊपर था। ठीक है, चलो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, और बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, सेक्शन लिख दिया हमने, रिन्यूअल बता दिया, पॉइंट्स में बता दिया कि जिसको सर्टिफिकेट मिला है उसको रिन्यू कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार इंक्वायरी कर लेगी, जस्टिफाई कर लेगी कि सेटिस्फाई कर लेगी कि आपको ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट की सारी कंडीशंस कंप्लाइड है। एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को FC5 फॉर्म में कर सकते हो, 90 डेज में रिन्यू हो जाएगा, 5 साल के लिए वैलिड होगा। अगर इन केस 90 डेज में रिन्यू नहीं हुआ तो रीजंस दे दिया जाएगा और वो रिफ्यूज कर सकती है अगर आप एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3A देखते हैं। Question 3A में था, FEMA is to facilitate external trades and payments and promotion of orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. Discuss. ओके, ये जो वर्ड डिस्कस है ना, ये बहुत किलिंग वर्ड होता है। इसका मतलब आपको आंसर अपने हिसाब से थोड़ा लेंदी या अपने हिसाब से स्ट्रक्चर करना है। ऐसे वर्ड्स को देख के मेरे को लगता है मेरे आंसर्स को पैराग्राफ में होना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं पॉइंट्स में क्या डिस्कस करूँ।
ओके ऊपर वाले आंसर्स आपने देखे कि ओके टू द पॉइंट ये था। जब ऐसा वर्ड आता है डिस्कस, इसका मतलब मुझे थोड़ा बहुत डिटेल आउट सोच के लिखना पड़ेगा। अब किस बारे में सोचना है, तो फिर से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ने का। फेमा इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड पेमेंट्स, ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो मतलब पूरे क्वेश्चन के हिसाब से मुझे एक एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड पेमेंट्स का ध्यान रखना है, प्रमोशन ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में डिस्कस करना है। मतलब मेरे को ये बताना है कि किस तरह फेमा पूरे मार्केट को, एक्सटर्नल ट्रेड्स को कंट्रोल करती है। अब इसको बताने के दो तरीके हैं। एक, आज की तारीख में फेमा के क्या प्रोविजंस है, फेमा कैसे करती है, वो एक तरीके से बता सकते हो, या फिर क्या चल रहा था और कैसे फेमा इस पूरे मार्केट को आज गवर्न करती है, एक तरह की कंपैरिजन में। मैंने मॉडल आंसर अपने कंपैरिजन फॉर्मेटिव में रखा है कि फेरा करके चल रहा था और फिर उसमें से फेमा आया। अगर आप चाहो तो आज की तारीख में जो रिसेंट रूल्स रेगुलेशंस चल रहे दैट यस फेमा इज फॉर सो एंड सो, फेमा में 49 सेक्शंस के ऐसे चैप्टर्स है, उसके ये रूल्स है, इस तरीके से फेमा कंट्रोल करती है। ट्रेड रिलेटेड रूल्स में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रूल्स, पर्सन मेकिंग इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, इश्यू ऑफ शेयर्स रूल्स, एफडीआई प्रोविजंस, ये सब है। मतलब आज के तारीख का कानून भी लिख सकते हो। सो इट्स अप टू यू बिकॉज देयर इज नो मॉडल आंसर। ओके, सो मैंने अपने हिसाब से आंसर इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि फेरा था और फेमा आया, इसीलिए फेमा हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल ट्रेड्स, ऑर्डरली डेवलपमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट। सो आप एक तरह का कंपैरिजन देख सकते हैं, आज का कानून डिस्कस करो, दोनों तरीकों से आंसर लिखा जा सकता था। ठीक है, चलो अब इसका आंसर जो मैंने स्ट्रक्चर किया वही बता रहा हूँ। तो फेरा 1973 एक्ट, तो लिखा गया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है। प्लीज़ 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 मैं वापस बोलता हूँ, फेरा लिखने से पहले प्लीज़ उसका फुल फॉर्म दिया करो, स्टूडेंट्स फिर भी फेरा लिख के आते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 okay was relatively strict act. It has its main objective to control the foreign exchange movement to and from India. तो ये एक तरह का मूवमेंट था to and from India के हिसाब से कंट्रोल करने का। Foreign exchange management is mainly intended to manage the flows of the foreign exchange and to encourage FDI in India. So FEMA का मेन इंटेंट क्या था कि they wanted to manage the flow of foreign exchange and they wanted to increase the FDI in India. Okay, that was the main aim of FEMA. फिर फेरा के हिसाब से एनी ऑफेंस अंडर फेरा वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस लायबल टू इम्प्रिजनमेंट, पहले ये लिखा, बट फेमा मेक्स द ऑफेंस रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंसेस। तो हमने बता दिया कि फेरा के हिसाब से पहले क्रिमिनल ऑफेंसेस चलते थे बट अब वो सिविल ऑफेंसेस में हो गए हैं। ठीक है, फिर फेमा किस तरीके से और यूनिक हो गया, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि फेमा had become the need to support pro-liberalization policies of the government of India. Okay, full stop. The objective of the act is to consolidate and amend the law. Yes, the objective of the act is to consolidate and amend the law relating to foreign exchange, to facilitate trades and payments and for promoting orderly development and maintenance of foreign exchange markets in India. ओह सर, ये तो एग्जैक्टली सेम लाइन है। यस एग्जैक्टली, ये एक्चुअली फेमा के प्रियम्बल की दी हुई लाइन है जो इस क्वेश्चन में आपको डाली गई थी, इसलिए मॉडल आंसर में हमने ये लिया हुआ है। बट आई स्टिल टेल यू, अगर आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हो तो आज आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो कि किस तरीके से फेमा एक्चुअली प्रमोट कर रहा है। ठीक है, सो यू कैन राइट ईदर विच वेज, कोई इशू नहीं था। मतलब आज की तारीख में फेमा एक्ट इस तरीके से डिवाइडेड है, उसके ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, इस तरीके से फेमा ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली मार्केट को प्रमोट कर रहा है, ये भी लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस के अंदर। ओके, चलो आगे का प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं। एंड एज द नेम इंडिकेट्स, द एक्ट इज टू मैनेज एंड नॉट टू रेगुलेट। हमने ये बता दिया कि फेमा मैनेजमेंट के ऊपर है, रेगुलेशन के ऊपर नहीं है। And hence FEMA is an investor friendly act. Full stop. FEMA lays down everything is permitted unless what is not covered, controlled और prohibited. इसी वजह से FEMA इतना फेमस हुआ था कि अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को कंट्रोल, किसी चीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया, तब तक सब चीज़ें अलाउड है। एवरीथिंग इज परमिटेड unless and until something is not covered, something is not prohibited, something is not controlled. Okay, clear? Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श एजुकेशन सोसाइटी एंगेज इन एजुकेशन सेक्टर, ओके, इंटेंड्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर इन जॉइंट वेंचर इन यूएसए, ओके।
advise them with respect to FEMA. Okay. ठीक है, so too many okays, let's understand. क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा था कि एक एजुकेशन सोसाइटी है, ओके, और उसको इन्वेस्टमेंट करना एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन पॉइंट इधर ये था, दे वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर इन अ जॉइंट वेंचर इन यूएसए. मतलब एक एजुकेशन सोसाइटी इंडिया की है और वो यूएसए की तरफ इन्वेस्टमेंट्स कर रही है. इज इट नॉट द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया? पैसा बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एफडीआई होता तो पैसा अंदर की तरफ आता, तो इट्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया. चैप्टर मिल गया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला. ये देखो फेमा मैंने बोला था बहुत वाइड है, तो इसमें कई अलग अलग पार्ट्स आते हैं, तो हमें ये समझना है एग्जैक्टली ये कौन से चीज का पार्ट है. सो इट्स समथिंग दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया, दैट इज इंडिया के बाहर की तरफ इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है. सो दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर इन यूएसए. ठीक है, तो चलो इसका मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया वाला चैप्टर से था. अब अगर यहाँ ये आपको क्लिक हो गया तो आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ट्रस्ट सोसाइटीज के लिए क्या क्या प्रोविजंस है. चलो वो देख भी लेते हैं. सो रेगुलेशन 9A ऑफ रेगुलेशन 9A ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, रेगुलेशंस 2004 इसको कवर करता है. अगर आपको इतना बड़ा प्रोविजन याद है तो ठीक है, नहीं तो एज पर फेमा रेगुलेशंस भी काफ़ी हो जाएगा. Okay, and registered trust and registered societies which are engaged in manufacturing or educational sector, and they are satisfying the criteria which is laid down in Schedule 3, can invest in the same sector of joint venture wholly owned subsidiaries outside India with the prior approval of RBI. ठीक है, तो बस क्वेश्चन में इतना ही समझाना था कि रेगुलेशन 9 ये बोलता है कि अगर हमारे यहाँ की कोई ट्रस्ट और सोसाइटी है, पहले वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, फिर वो या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग या एजुकेशनल सेक्टर में है, और शेड्यूल 3 को सेटिस्फाई करते हुए इंडिया के बाहर किसी भी जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे कर सकती है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक के अप्रूवल के साथ वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है. ठीक है, क्लियर. सो इस केस में आदर्श एजुकेशन सोसाइटी इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहे कर सकती है, और कुछ नहीं, टू द पॉइंट था आंसर, लिख के ख़त्म किया. अभी किसी ने मेरे को पूछा सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स है, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में दिया था ये 2 मार्क का ही था, तो इसके लिए 2 लाइन में ख़त्म हो जाता है ऐसा दिख रहा है. बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग मार्क्स मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का आपको आंसर क्या लिखना है, न कि मार्क्स कितने हैं. ठीक है, टू द पॉइंट लिखो, अच्छे से लिखो, समझ के लिखो. ठीक है, क्लियर. ओके, बाकी मार्क्स अगर आप देखते हो वेरी गुड, यू शुड सी द मार्क्स के कितना है, तो कि so that you can frame the answer to that much of requirements. ठीक है, वैसे 2 मार्क्स का था इसलिए छोटा ही कर दिया. नाउ अदर्स एजुकेशन सोसाइटी बाद में बराबर आंसर पहले लॉ डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन डिस्कस करना भूलना नहीं. तो अदर एजुकेशन सोसाइटी विच इज एंगेज इन द एजुकेशन सेक्टर कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर इन जॉइंट वेंचर इन यूएसए बाय टेकिंग आरबीआई अप्रूवल. आपने कंक्लूड कर दिया भाई आरबीआई अप्रूवल के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है. ओके, फाइन. उसी तरह एक और क्वेश्चन है, माइक्रोटेक लिमिटेड, इट्स अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी, डिजायर्स टू रिसीव 25% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. अच्छा, क्वेश्चन का पार्ट इधर आया कि दे वांट टू रिसीव 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन अ ओवरसीज सॉफ्टवेयर कंपनी विदाउट एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट. अब माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, हम लोग इंडियन कंपनी की बात करें, अनलेस इट इज अदरवाइज स्टेटेड. सो इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर्स लेने की बात कर रही है, रिसीव 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट तक शेयर्स रिसीव करने की बात कर रही है. तो फेमा के प्रोविजंस क्या लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. अगेन जहाँ तक मेरे को याद आता है ये भी इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया वाला है, इनसाइड इंडिया का नहीं है. तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, तो ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रोविजंस यहाँ पे भी है. ठीक है, अब एग्जाम में आंसर लिखते समय, अगेन ये 2 मार्क का था, तो एग्जाम में आंसर लिखते समय ये क्लिक होना चाहिए इंडिया के बाहर की इन्वेस्टमेंट्स हो रही है. अगर आपको रेगुलेशन याद है, वेरी गुड, जैसे यहाँ पे लिखा था कि रेगुलेशन 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज का रेगुलेशंस 2004 की बात है. नहीं याद है तो एज पर फेमा रेगुलेशंस. इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी है और इंडिया के बाहर की किसी कंपनी का 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यानी जितना उसको एक्सपोर्ट किया था उसका शेयर्स लेने की बात करिए, पर कोई जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट नहीं करना चाहती. कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. आरबीआई ने 25% तक अलाउ कर रखा है.
सो वही प्रोविजन हम यहाँ पे लिखेंगे कि एन इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर मे रिसीव, ओके, Indian software exporter may receive in the form of shares up to 25% of the value of exports in the overseas startup company without entering into joint venture agreement by filing an application with RBI through the authorized dealer. तो ये देखो, ये हो गया लॉ का पॉइंट, मतलब लॉ इस पॉइंट पे इतना क्लियर था कि जो हमने लिख दिया. अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं thus Microtech Limited can receive 25% of the value of its export in the form of shares in the overseas software company without entering into joint venture agreement. Okay, clear, fine. चलो ये समझ में आ गया आंसर कैसे लिख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था that Girish intends to transfer his shareholding in rupee equivalent of $20,000 as a gift to son resident outside India. Advice. ओके, अगेन फेमा का प्रोविजन लग रहा है क्योंकि देखो गिरीश क्या कर रहा है, ही इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर, ठीक है, और क्वेश्चन से ये समझ में आया शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है इन अ रुपी इक्विवेलेंट वर्थ $20,000 एज अ गिफ्ट टू हिज सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. ओके, दैट इज अ पर्सन हु इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से गिफ्ट मिल रहा है. समझा क्वेश्चन? A person who is resident outside India, उसको person resident in India से गिफ्ट मिल रहा है. ए भाई, FDI, एग्जैक्टली, ये चैप्टर हिट हुआ तो आपको समझ में आ गया प्रोविजंस क्या लिखना है. इट्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से अगर शेयर्स मिल रहा है एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो शेयर्स इंडिया के बाहर जा रहा है तो FDI तो लगता ही है क्योंकि बाहर वालों को शेयर्स मिल रहा है. ठीक है, तो चलो अगर FDI लगता है तो FDI के हिसाब से प्रोविजंस होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी एज पर द कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी, जैसे मैंने बताया FDI की कंसोलिडेटेड पॉलिसी है, आप वैसे लिख सकते हो या एज पर द FDI पॉलिसी लिख सकते हो. ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था एज पर द लेटेस्ट FDI पॉलिसी, वो भी ठीक है. सो एज पर द कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी, प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट by way of gift by a person resident in India to a person resident outside India. ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट पूरा का पूरा लॉ का पॉइंट हुआ. ठीक है, तो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. फिर हमने आंसर में लिख सकते हो रिजर्व बैंक में ग्रांट अप्रूवल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग फैक्टर्स. सो ये फैक्टर्स कंसिडर करते हुए शायद रिजर्व बैंक अप्रूवल दे दे. क्या फैक्टर्स? पहला पॉइंट नंबर ए, क्योंकि अब देखो आप बराबर से फैक्टर्स डिस्कस करें तो आंसर पॉइंट वाइज लिखना बेटर होगा. पॉइंट नंबर ए, द प्रपोज ट्रांसफरी दैट इज द डोनी जिसके नाम पे शेयर्स किया गया इज एलिजिबल टू होल्ड सच कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द रेलेवेंट शेड्यूल्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट रूल्स. ठीक है, तो ही शुड बी एलिजिबल पर्सन, ही शुड बी एलिजिबल पर्सन एज पर द फेमा रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, पॉइंट नंबर बी, द गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंडियन कंपनी और ईच सीरीज ऑफ द डिबेंचर्स और ईच सीरीज ऑफ म्यूचुअल फंड. सो एक लिमिट डाली गई है, द गिफ्ट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल. ओके, क्लियर. फिर क्लॉज डी में आप पॉइंट डी में लिख सकते हो द एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप लिमिट इन द इंडियन कंपनी इज नॉट ब्रीच. तो हमेशा फेमा आता है तो सेक्टोरल कैप्स का ध्यान रखने का. ठीक है, फिर जो ट्रांसफर कर रहा है दैट इज द डोनर, तो हम पॉइंट डी में लिख सकते हैं द ट्रांसफरर दैट इज द डोनर and the proposed transferee that is the donee should be close relatives. अब ये कहाँ पे लिखा है? तो as per section 2 subsection 77 of the Companies Act as amended from time to time, so they have to be close relatives. ठीक है, and E point पे लिख सकते हो the value of the capital instruments to be transferred together with the capital instruments already transferred by the transfer as a gift to a person resident outside India does not exceed $50,000 ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. में एक फाइनेंशियल ईयर में $50,000 से ज़्यादा का नहीं जाना चाहिए था. और इस क्वेश्चन में वो $20,000 ट्रांसफर करे तो अपने आप में वो रेलिवेंट है. एंड सच आर द कंडीशंस एज मे बी स्टिपुलेटेड बाय RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, सो RBI जो भी अदर कंडीशंस देती है उसको कंप्लाई होना चाहिए. तो आंसर लिखने का तरीका देखो, यहाँ से ऊपर से लेके आपने पहले लॉ का पॉइंट दिया कि रिजर्व बैंक का अप्रूवल चाहिए. रिजर्व बैंक क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं? एलिजिबिलिटी, 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, सेक्टोरल कैप्स, क्लोज रिलेटिव्स, डज नॉट एक्सीड $50,000, रिजर्व बैंक का अप्रूवल और लास्ट में कंक्लूजन. सो वेयर बाय गिरीश सैटिस्फाई द अबव कंडीशंस द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट सन इज अलाउड. ठीक है,
क्लियर? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So mention the provision of Foreign Contribution Regulation Act in respect of exemptions from accepting foreign contribution. Okay, देखो वर्ड क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आंसर का हिंट हमेशा रहा है, और वो था exemptions from accepting foreign contribution. ओके, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन से ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप एक्सेप्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 4, एग्जैक्टली सेक्शन 4 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 3. सेक्शन 3 बोलते हैं कौन कौन लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले नहीं सकते. सो यू कैन रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज पर सेक्शन 4 if you are complying with this condition stated in section 10. section 10 बोलता है गवर्नमेंट का अप्रूवल, यानी गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई होने के बाद, यानी प्रोहिबिशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए. ठीक है, चलो अभी ये कौन कौन सी सिचुएशन है, तो आंसर यहाँ पे स्ट्रक्चर किया है. दैट इज कुछ चीज़ें हैं जो आप रिसीव कर सकते हो. यू कैन रिसीव सैलरी, वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन. सॉरी, पॉइंट वाइज लिखना है तो पॉइंट वाइज लिखा. फर्स्ट पॉइंट, सैलरी, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन source by way of payment in the ordinary course of business. तो आप ये रिसीव कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट लिखना है पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स. सो एनी काइंड ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड आउटसाइड इंडिया अलाउड है. थर्डली हम लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस मेड बाय अ फॉरेन सोर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो वो चीज़ें भी अपने आप में अलाउड है. ओके, or any kind of gift or presentation to be made to the member of Indian delegation. Okay, however such gift or present was accepted in accordance with the rules made by central government. फिर fourth point हम लिख सकते हैं any kind of foreign contribution from relatives. और fifth हो गया. sixth point लिख सकते हैं remittances which is received in the ordinary course of business. So on any kind of remittance which is in the ordinary course of business through any kind of financial channel, post office, or any authorized person in the foreign exchange. And seventh लिख सकते हो any kind of scholarship, stipends or payments. ठीक है, वैसे ही आंसर अपने आप में बहुत लाइट नेचर का था, बहुत सिंपल नेचर का था और बहुत ही डायरेक्ट नेचर का था. तो आई एम हैप्पी टू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टू द पॉइंट और सारे आंसर्स अपनी जगह पे बराबर बिठाए हैं. सो आई वॉज वेरी डिलाइटेड कि चलो ये बहुत अच्छे से इन्होंने अटेम्प्ट किया था. ओके, अच्छा, व्हाट आर स्ट्रेस एसेट. पता नहीं क्यों ये वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ एक स्टूडेंट्स ने दिया है. काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगा जैसे या तो ये टॉपिक उन्होंने पढ़ा ही नहीं है या फिर ये उन्होंने चैप्टर ही छोड़ दिया हो. मतलब लिटरली लुकिंग एट द क्वेश्चन दे मस्ट हैव लेफ्ट इट या केप्ट इट इन द एंड. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन 5B की वजह से शायद उन्होंने लास्ट में अटेम्प्ट किया है जो उनको आना चाहिए था. तो ठीक है, चलो अब इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान रखना. तो स्ट्रेस एसेट्स जो होते हैं वो ऐसे एसेट्स हैं जिसके आरबीआई को लगता है जिसमें रिकवरी होने के चांसेस नहीं है, इसलिए वहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोसेस प्रपोज किया जाता है. ओके, स्ट्रेस एसेट्स आर लोन्स एक्चुअली वेयर द बोरोवर्स हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट और वेयर द लोन हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड. तो ये एक तरीके के एसेट्स जहाँ पे या तो लोन्स का पैसा आ नहीं रहा है या लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, उस चीज़ों को हम स्ट्रेस एसेट्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये एक्चुअली दूसरी मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की है. 35AA 35BB ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है. 35A 35B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है. कुछ स्टूडेंट्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लिखा था. ओके, यस, BR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउ करता है. सो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 35AA 35BB ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट the Reserve Bank has been specifically authorized to issue directions to the banking company for resolution of stressed assets. Okay, clear? फिर उसके बारे में 35A 35B के बारे में थोड़ा बात लिखेंगे. That is 35A क्या है? The power to issue directions to the banking company to initiate insolvency resolution process under section 35AA. Okay, the central government may authorize RBI to issue directions to any banking company to initiate insolvency resolution process in respect of any default under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Act. बस इतनी सी लाइन थी. यही बताना था कि अगर स्ट्रेस एसेट्स हैं तो रिजर्व बैंक इसको रिजॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को यूज कर सकती है. ओके, एंड सेकेंडली पावर ऑफ द आरबीआई टू इशू डायरेक्शंस इन रिस्पेक्ट स्ट्रेस एसेट्स 35AB.
The RBI from time to time issued the directions to any banking company for resolution of the stress assets, and RBI may specify, next paragraph में लिख सकते हैं, the RBI may specify one or more authorities or committees with such members as RBI may appoint to advise the banking company or banking companies on resolution of the stress assets. ठीक है, आंसर इतना ही था, इतने में स्ट्रक्चर आराम से हो जाता है. ओके, as such 5 marks का ही था, but I fail to understand why students were not able to write it, and कई स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया. मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स उसको पीछे की तरफ लास्ट में लेके गए और छोड़ के आए हैं. मे बी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन 6A. ओके, ये वाला काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ने काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लिखा था. ओके, लेट्स सी व्हाट डिस्कस द प्रोविजन ऑफ FEMA इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी रियलाइज्ड. ओके, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टू बी रियलाइज्ड, ये बात हो रही है. अब यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट वैल्यू रियलाइज करने की बात हो रही है तो ये बात आ रही है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के हिसाब से. मैंने क्लास में बताया भी था कि ये थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुका है 2020 रेगुलेशंस के हिसाब से. वही चीज़ आपके सप्लीमेंट में भी कैरी किया गया था, और देखो यहाँ पे आंसर उसी चीज़ के हिसाब से लिखा गया है. सो एज पर रेगुलेशन 9 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020 पिक्चर में आ गया है. पूरा रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ, जहाँ पे सूटेबल चेंजेस हुए वही बता रहे हैं. तो उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन देखो, इट्स लाइक सर ये तो सप्लीमेंट में आया और क्वेश्चन भी आ गया, कुछ वैसा ही हुआ है. सप्लीमेंट में आई हुई चीज़ थी, लकीली हम लोग ने लर्निंग करते समय इसका ध्यान रखा था. तो अब इसके प्रोविजंस देखो, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सॉफ्टवेयर के रियलाइज करने के बारे में लिखा गया है कि उसके प्रोविजंस क्या है. तो हमें सिर्फ प्रोविजंस डिस्कस करने की बात होती है, बिकॉज वी हैव टू जस्ट डिस्कस द प्रोविजंस. हमें कोई एग्जांपल, कोई बाकी सारी चीज़ें नहीं देनी है, जस्ट प्रोविजन डिस्कस करो. तो यहाँ पे रेगुलेशन 9 के हिसाब से, अगर आपको रेगुलेशन याद है, नहीं है तो ठीक है, आप एज पर द FEMA प्रोविजंस जो कुछ एक स्टूडेंट्स से बराबर लिख के आए थे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमेंडमेंट रेगुलेशंस. ठीक है, बाकी आंसर काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स का अच्छा लगा, अच्छे से लिखा था. So the full value of export जिसे बोलते हैं, the full export value of the goods, first point देख सकते हैं, the full export value of the goods, software services export shall be realized. They have to be repatriated within India within 9 months or such period as may be prescribed by RBI. फिर हम दूसरी बात बताते हैं warehouse exports के बारे में. So where the goods are exported, second point में where the goods are exported to warehouses outside India with the permission of RBI. Full export value of the goods which is exported shall be realized and paid to the authorized dealer within 15 months. ये warehouse exports वालों की था outside India के लिए. So that they have to put in the 15 months or within such period as allowed by RBI from the date of shipment of the goods. From the date of shipment of the goods. ठीक है, 9 months from the date of export था, यहाँ पे shipment of the goods. And where the authorized dealer for the sufficient and reasonable cause increases the period, he can do so as per the RBI directions. Okay, and thirdly, where the export of the goods and software services has been made to special economic zones तो और such other units. Okay, अब हम आंसर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में लिख रहे हैं क्योंकि वो भी एक तरह का फॉरेन जोन ही होता है. सो दे आर एक्सपोर्टेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सच अदर यूनिट्स. The full value shall be realized and repatriated within 9 months. Within 9 months. Or such of the period as may be prescribed from RBI from the date of export. From the date of export. Okay. However, RBI, the authorized dealer for the sufficient reason or reasonable cost may increase the period also. And fourth point में लिख सकते हैं, the RBI may do away with the compliances of this regulations for units which are stated in for units which are in SEZ or such other units, and RBI may prescribe the directions. ठीक है, as मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे, बस अमेंडमेंट था इसलिए ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले क्वेश्चंस पे. तो लास्ट का क्वेश्चंस कुछ सीरीज ऑफ में था. So with reference to relevant provisions of Foreign Exchange Management Act, rules and regulations made thereunder, you have to advise on the following. So Anand desires to donate 20,000 to Rotary International and NGO in Chicago, USA. अच्छा, आनंद डोनेशन करना चाहता है. ओके, और रोटरी इंटरनेशनल शिकागो वाले को. ओके, डोनेशन कहाँ पे आता है? करंट कैपिटल. ओह, इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. एग्जैक्टली. सो रूल 5 के हिसाब से दिस डोनेशन फॉल्स इन द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. ठीक है,
and read with liberalized remittance schemes. Okay, ये डोनेशन किया जा सकता है. So as हम point 1 का आंसर ऐसे लिखेंगे, as per rule 5 of the Foreign Exchange Management Current Account Transactions Rules 2000, read with liberalized remittance schemes, transactions specified in the Schedule 3 require a prior approval of RBI. So with the prior approval of RBI, he can make the donation. Now withdrawal of the foreign exchange for the gift or donation is specified in Schedule 3. And if the foreign exchange to make a donation exceeds 2,50,000, और यहाँ पे अपने क्वेश्चन में इतना नहीं है, then the prior approval of RBI is necessary. तो ये भी हमने बता दिया what is the limit of donation, and therefore Anand can obtain 20,000 for making donation to Rotary Club. देखो how short sweet you can make the answer. Okay. Second question ऐसे था, Suresh desires to pay 10,000 through international credit card for remittances out of, ये पॉइंट आपको हिट होना चाहिए था, remittances out of lottery winnings earnings. ये एक्चुअली प्रोहिबिटेड हो गया. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे ये हिट होता है रूल 3 के हिसाब से. रूल 3 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, transactions which are specified in the schedule 1 are totally prohibited. Okay, then we can write remittances out of lottery winnings is specified in schedule 1. Thus Suresh cannot pay $10,000 being remittance out of lottery winnings. Okay, and I'm happy to say that all of you have written full answer, correct answer. तो इसमें किसी का भी कोई इशू नहीं आया. This question was something like a cakewalk. And Super Green Tea Limited intends to send tea bags of the value of rupees 1 lakh, and remember it's rupees 1 lakh, dollars 1 lakh नहीं है, as a gift to the foreign customers. Exactly. So ये गिफ्ट देना चाहता है एक तरह से फॉरेन कस्टमर को रुपीज़ 1 लाख तक का. क्या ये गिफ्ट दे सकता है? अब देखो जैसे ये गिफ्ट दे रहा है, ये एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रेगुलेशन सेट होगा. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इधर लिख के आए ना तो गड़बड़ हो जाती. बट अच्छा आप लोगों ने लिखा दी था, वैसे तो आप लोगों ने रूल्स ही नहीं लिखे थे. ठीक है. तो एज पर रूल 3 and 4 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेगुलेशंस के हिसाब से एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड विदाउट फर्निशिंग डिक्लेरेशन, क्योंकि ये गिफ्ट सैंपल्स के तौर पे जाते हैं. सो विदाउट फर्निशिंग डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ गुड्स accompanied by a declaration by the exporter for not more than 5 lakhs rupees in value. So thus we can say Super Green Tea Limited can send tea bags of value 1 lakh rupees as a gift to the foreign customers. So all the best for exams, and I hope अभी आपको आंसर लिखना समझना आया. फ्यूचर टेस्ट सीरीज अपने आप में आ रही है और प्रूविंग सीएस के वेबसाइट पे एक्सप्लोर करते रहो. काफ़ी सारी चीज़ें आपको अब धीरे धीरे मिलती जाएगी. सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल फॉर एग्जाम्स. टाटा, बाय बाय, सी यू.